हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और मैं फिर आपके सामने आया हूं फिजिक्स का एक नया वीडियो, जिसमें आज हम लोग कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक के तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग किसी भी चालक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसको चार्ज करने पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसके बारे में, पोलराइजेशन चार्ज क्या होता है उसके बारे में, ब्रेकडाउन पोजीशन क्या होती है उसके बारे में, और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कोई भी कैपेसिटर हो तो उसके बीच में एयर हो तो ऐसे कंडीशन में उसकी धारिता कितनी होती है, यानी उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, उसका फॉर्मूला निकाला। फिर उसके बीच में स्लैब रख के टी थिकनेस का, फिर हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला। अब आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी चार्ज को, कंडक्टर को चार्ज किया गया है तो चार्ज करने पर उसमें एनर्जी कितनी होगी। तो आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मतलब आवेशित चालक, आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो और से टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसी भी चालक को अगर चार्ज दिया जाए तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो किसी भी चार्ज को अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो कंडक्टर को चार्ज देने पर कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को उस चालक के भीतर भेजने में वर्क करना पड़ता है, चार्ज देने, या फिर उससे निकालने में भी वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क ही उस कंडक्टर के भीतर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और इसी एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर होता क्या है? तो किसी भी चालक कंडक्टर को चार्ज करने में जितनी टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, उस टोटल वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सपोज करते हैं कि कोई चार्ज है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस C है और उसे V पोटेंशियल दिया गया, जिससे उस पर चार्ज Q डैश है। किसी भी कंडक्टर के जिसका कैपेसिटेंस अगर C हो और मान लो उसे हमने V डैश पोटेंशियल दिया और उसका चार्ज Q डैश हो, तो हमने पढ़ा है Q इक्वल CB होता है, यानी Q डैश इक्वल CB डैश। C क्या है? उसकी कैपेसिटेंस, और किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं Q डैश इक्वल, अरे V डैश इक्वल Q डैश बाई C। अब हम लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि अगर कोई DQ चार्ज, स्मॉल DQ चार्ज इनफाइनाइट से लाकर उस कंडक्टर में रखा गया है। अब इनफाइनाइट से कहने का मतलब क्या कहते, तो परिभाषा डेफिनेशन में तो हम लोग वही देते हैं कि इनफाइनाइट से लेकर, लेकिन आप कहीं से ला सकते हो, क्योंकि वो जहां से आप लेकर आ रहे हो उस पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, जहां आप रखते हो उस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर हमने माना कि हमने DQ चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर उस कंडक्टर में रख दिया, तो उसके लिए वर्क कितना होगा? dW इक्वल पोटेंशियल इंटू DQ। क्योंकि हमने पढ़ा है पोटेंशियल V बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। तो W इक्वल क्या होता है? V इंटू Q, जहां क्या B पोटेंशियल है उस पॉइंट का और Q क्या है? उस
टेस्ट चार्ज को, जिसको हम लेकर इनफाइनाइट से ला रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि अगर हम लोग डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर कंडक्टर में रखें तो चार्ज जितना होगा। अगर ऐसे कंडीशन में टोटल चार्ज क्यू हो, जो कंडक्टर पर आ रहा हो वो टोटल चार्ज डी क्यू अगर क्यू हो, तो टोटल वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से q v डैश डी क्यू। अब v डैश की वैल्यू हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल 0 से q एंड लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट q, और इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो q डैश बाई c इंटू डी क्यू। c कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल जाएगा 1/c, और q पर पावर 1 है, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, सॉरी इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये होगा q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट q और 0, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट q है। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करें तो ये q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा हाफ q स्क्वायर बाई c, और टोटल वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हो जाएगी हाफ q स्क्वायर बाई c, और ये हो गया किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज देने पर उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसकी कैपेसिटेंस C हो। अब हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस अगर C है, उसे टोटल चार्ज Q दिया गया है और उसका पोटेंशियल V है, तो Q इक्वल CV होता है। और Q इक्वल CV अगर है तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हो जाएगा हाफ, और जब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, c से c एक से कैंसिल हो जाएगा, और U इक्वल एक फॉर्मूला और आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले को एक तरह से और लिख सकते हो। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन CV इंटू V, तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां v स्क्वायर है और v स्क्वायर को v इंटू वी लिख सकते हो। और जैसे मैंने लिखा तो आपको लग रहा होगा CV इक्वल तो क्यों होता है। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल हाफ QV। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं किसी भी चार्ज को किसी कंडक्टर को दिया जाए तो उसको चार्ज करने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो तीन फॉर्मूला हमारे पास हो गया। पहला हाफ q स्क्वायर बाई सी, दूसरा हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा हाफ QV। तो किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज देने पर अगर उसका पोटेंशियल V है और उसका कैपेसिटेंस C है, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ q स्क्वायर बाई c, या हाफ CV स्क्वायर, या हाफ Q इंटू V होगा। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर के बारे में जाना। उसके 3 फॉर्मूले होते हैं। अब आगे हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था कि कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, इसमें से एक प्लेट प्लस चार्ज, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, और पहला जो प्लेट है उससे हम लोग सोर्स से जोड़ते हैं, डीसी सोर्स से, और दूसरे प्लेट पर आरथी लगाते हैं। कुछ इस तरह से एक प्लेट और ये सेकेंड प्लेट, इसको सोर्स से जोड़ देते हैं, जिससे इस पर प्लस चार्ज आता है, जिसके सरफेस पर प्लस चार्ज, और इसे आर्थिंग देते हैं, और इससे इस पर माइनस चार्ज देते हैं। और ऐसे कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि वो C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट K बाई D होता है, जब प्लेटों के बीच में टोटल डाइलेक्ट्रिक रखा हो। जितना भी इसमें इस बीच में गैप है, स्पेस है, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक मैटर को रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट K बाई D होता है, जहां D प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है
और के बीच में रखे डाइलेक्ट्रिक मैटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें हम स्लैब रखते हैं, ये फॉर्मूला कुछ लगता है। और अगर इसमें एयर भरा हो, एयर प्लेटों के बीच में एयर हो, तो k इक्वल 1 हो जाता है और तब C नॉट इक्वल फॉर्मूला होता है ये। दोनों फॉर्मूला को देखने के बाद हमने कॉम्बिनेशन किया था तो आया था C इक्वल C नॉट इंटू K। मतलब सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है कि ये जब प्लेटों के बीच में एयर भरा हो उस कंडीशन में इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और ये जब इस प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मैटर भरा हो तो उस समय इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और ये ग्रेटर देन है इससे कितना टाइम, k टाइम। तो सीरीज बात है, पूरा डेरिवेशन में हमको एक सी बात समझ में आई कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में की प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ होते हैं तो कैपेसिटेंस जो होता है बढ़ जाता है। अब रीजन है बढ़ क्यों जाता है, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ क्यों जाता है, यानी C प्रपोर्शनल Q, K क्यों होता है, कैसे बढ़ जाता है, अब उसको हम समझेंगे। तो देखते हैं कि मान समझते हैं, इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। अभी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होते हैं ये एक टाइप के इंसुलेटर होते हैं, और दुनिया में कोई मैटर हो, हर मैटर मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं, एटम न्यूक्लियस और सर्कुलर ऑर्बिट से मिलकर बनी होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कोई मैटर हो, हर मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर होता है, और हर मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर होता है, और एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बाहर और पॉजिटिव चार्ज यहां अंदर न्यूक्लियस में होता है। और डाई इलेक्ट्रिक मैटर के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से बना होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर ये मैटर डाइलेक्ट्रिक है तो इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत अट्रैक्टिवली स्ट्रांग फोर्स से बने होंगे, लेकिन अगर ये मेटल होता, कंडक्टर होता, तो उतने स्ट्रांग फोर्स से बधा नहीं होता। अब जब इस हम मैटर को इस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, तो समझते हैं इस बात कि जैसे हमने ये स्लैब है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसको हमने प्लेटों के यानी जो हमारे कैपेसिटर है उसके प्लेटों के बीच में रख दिया, और ये इसका प्लस वाला प्लेट है और इसका नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट है। तो होता क्या है, यहां जो मॉलिक्यूल्स या एटम है उसमें जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे सब होता है, न्यूक्लियस यानी प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस और तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब अट्रैक्शन फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इन प्लेटों के बीच में यानी जो कैपेसिटेंस है उसके प्लेटों के कारण इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पर इस साइड में फोर्स लगाती है और पॉजिटिव चार्ज में इस साइड फोर्स लगाती है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ई होगा। और हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, और प्लस चार्ज रखने पर फोर्स उसी दिशा में लगता है और माइनस चार्ज फोर्स के अपोजिट लगता है। तो इस डाई इलेक्ट्रिक मैटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब खींच करके जो प्लस वाली प्लेट है उधर आ जाएंगे, और जितने न्यूक्लियस को खींच करके जो माइनस वाली प्लेट है उसके पार आ जाएंगे, जिससे इस पर हल्का सा प्रेरित आवेश यानी कह सकते हैं कंडक्टिंग चार्ज, और इस पर उतना ही कंडक्टिंग प्लस चार्ज आ जाता है। तो अगर ये Q है और ये माइनस Q, तो इस पर माइनस Q डैश और इस पर
प्लस क्यू डैश जाता है और ये चार्ज इसकी तुलना में कम होता है क्योंकि यहाँ स्ट्रांगली फोर्स बढ़ है तो थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, पूरी तरह से अलग नहीं होते, इस पर चार्ज तो आता है बट इससे कम होता है। अब ऐसे कंडीशन में हम जानते हैं कि अगर कोई दो प्लेटें हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसका डायरेक्शन ई इस दिशा में प्लस से माइनस के। अब ये भी इसके इस स्लैब के भी सिरों पर एक सिरा पॉजिटिव हो गया और एक सिरा नेगेटिव हो गया, तो इसके भीतर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहें ई डैश से तो उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस के इधर होगा। अब एक ही स्थान पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं? अपोजिट हैं, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई माइनस ई डैश, क्योंकि ई डैश छोटा होता है, ई बड़ा होता है। तो क्लियर है कि पहले जब ये स्लैब नहीं रखा गया तब प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, जैसे हमने स्लैब रखा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई ई डैश इसके भीतर, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, अतः रिजल्टेंट क्या होगा? घट जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे ही हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मेटल इन प्लेटों के बीच में रखेंगे वैसे ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही डिक्रीज हुआ हम पढ़ गए हैं V इक्वल E इंटू डी, जहां D प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, जिसको हमने चेंज नहीं किया, चेंज क्या हुआ? E, और जब E डिक्रीज हुआ तो D भी डिक्रीज होगा, यानी इसके बीच का जो पोटेंशियल है वो घट जाएगा। और पोटेंशियल घट जाएगा तो हमने पढ़ा है कि C इक्वल क्यू बाई V होता है, अगर पोटेंशियल घटा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो आपको डिफाइन करना हो कैसे प्लेटों के बीच में कोई स्लैब रख देने पर, डायरेक्ट स्लैब रखने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो बताओ कि जैसे हम लोग इसमें रखेंगे, इसके स्लैब के सिरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आ जाएगा, इसे पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं। प्लस वाली तरफ माइनस वाला, माइनस तरफ प्लस वाला आता है, जिसके कारण इसके बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, जिसका डायरेक्शन मुख्य यानी मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अपोजिट होती है। मतलब टोटल प्लेटों के बीच में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस घटने से कैपेसिटेंस क्या होती है? बढ़ जाती है। हम समझ सकते हैं कि कैसे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है और उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इस पूरी घटना में 3 छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब हम प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो स्लैब इस फील्ड में रखने के पर होता क्या है और ना रखने से पहले क्या होता है, तो समझाएंगे हम लोग कि जब हम इस स्लैब को इस फील्ड में नहीं रखते तो उस कंडीशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस बीच में होता है, ये स्लैब का मॉलिक्यूल है, एटम नहीं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे मूव कर रहा होगा, किसी में कुछ ऐसी कंडीशंस होती है। लेकिन जैसे इस मॉलिक्यूल को हम लोग कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो होता क्या है, ये जो प्लस प्लेट है इसमें जितने भी इसके ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबको अपनी तरफ खींच लेता है और ये नेगेटिव प्लेट जितने भी न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो कुछ फिगर ऐसे हो जाता है, कैसे कि ये न्यूक्लियस है, पूरा मॉलिक्यूल है, सारे न्यूक्लियस एक तरफ खींच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक तरफ खींच जाते हैं, जिससे इस पर माइनस आवेश और इस पर प्लस आवेश होता है। इस सिरे पर जो प्लस प्लेट की ओर जो सिरा होता है उस पर माइनस आवेश और जो माइनस प्लेट की ओर सिरा होता है उसे प्लस आवेश कहते हैं। और इस टोटल घटना को पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं।
तो कोई पूछ सकता है आपकी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो बताओगे कि हर मैटर परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना होता है, और जब उसे हम लोग किसी फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो ऋण की ओर, ऋण प्लेट की ओर, और इलेक्ट्रॉन प्लस प्लेट की ओर खींच जाते हैं, और उनमें स्ट्रेच आता है, खिंचाव आता है, और वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, और इसी को हम लोग पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब अगर मैं कहूं कि इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको हम बढ़ाते जाएं, तो V इक्वल E इंटू डी होता है। चूंकि आप प्लेटों के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, तो पोटेंशियल जैसे से बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इसमें और स्ट्रेच आएगा, और जिसमें और स्ट्रेच आएगा तो एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि ये नेगेटिव चार्ज निकल के प्लेट में पहुंच जाए, और ऐसे कंडीशन में ये संधारित्र जो है ना, प्लेट कैपेसिटर, वो जल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी विद्युत भंजन कहते हैं इसको। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब विद्युत भंजन कहते हैं। तो कोई पूछे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो बताएंगे कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में रखते हैं, तो सभी न्यूक्लियस ऋण प्लेट की ओर, इलेक्ट्रॉन प्लस प्लेट की ओर स्ट्रेच यानी खींच जाते हैं, जिससे वो पोलराइज हो जाते हैं, और उनके सरफेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे हम लोग पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं, और इस पूरी घटना को पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और प्लेटों के बीच में पोटेंशियल जितना बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ेगा तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये स्लैब की जो ऋण यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं, वो स्लैब के पृष्ठ को छोड़ करके प्लेटों पर आ जाएंगे, और जब वो प्लेटों पर आ जाएंगे तो पूरा आपका कैपेसिटर जल जाएगा, और इस घटना को हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यानी विद्युत भंजन कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन जिसमें हमने बहुत ज्यादा पोटेंशियल इन प्लेटों पर लगा दिया, लेकिन अभी भी ये जला नहीं, अभी तक ये सहन, मतलब कह सकते हो लिमिटेशन है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और अंत में जाके इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन से ठीक पहले का पोजीशन, अगर ब्रेकडाउन से ठीक पहले का पोटेंशियल देखें तो उस पोटेंशियल में ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तो ब्रेकडाउन होगा और कैपेसिटर जल जाएगा। तो जितना मैक्सिमम पोटेंशियल ये आपका कैपेसिटर सहन कर सकता है, जो ब्रेकडाउन होने से रोक सकता है उसको, उस मैक्सिमम पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल स्ट्रेंथ कहते हैं, यानी विद्युत सामर्थ्य, पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये तीन घटनाएं इसमें होती हैं। तो इस पूरी घटना में तीन बातें होती हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का विपरीत प्लेटों की ओर खिंच जाना, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, और ये जो पोलराइज्ड चार्ज हैं ये निकल करके प्लेट पर पहुंच जाते हैं, और पूरा कैपेसिटर जल जाता है। इस घटना को इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। और वो मैक्सिमम पोटेंशियल जिसको ये सहन कर सकता हो, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ये सहन कर सकता हो, उससे हम लोग पोटेंशियल स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।